हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और क्लास 11th है पॉलिटिकल साइंस। आज के सेशन में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रू और फॉल्स देखेंगे, स्टेटमेंट्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कैसे याद करना है और कैसे आंसर लिखना है आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। और सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको भी बताने हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे गलत चाहे सही। ठीक, हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस, और इस बेसिस पर हमने ये सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है? तो इट गिव्स अ गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी करता है। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और उन्हें पावर एलोकेट करता है। इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर, और ये इंश्योर करता है कि अच्छे व्यक्ति पावर में आते हैं। इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज, और कुछ शेयर्ड वैल्यूज का भी एक्सप्रेशन यहाँ देखने को मिलता है। अब आपको बताना है कि फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। तब तक मैं आपको समझाती हूँ फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ पावर्स करता है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस देता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने के लिए सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करता है। ये बताता है कि किस तरीके से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और कैसे स्टेट को गवर्न किया जाए। तो यहाँ पे इट इंश्योर्स दैट गुड पीपल कम टू पावर। ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज की श्योरिटी कैसे दे सकता है कि अच्छे लोग ही सत्ता में आएंगे? आज के टाइम में आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो ये सभी फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a good reason to conclude that the authority of the constitution is higher than that of the parliament? एक अच्छा खासा रीजन हमको बताना है इस चीज को कंक्लूड करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। तो क्या ऐसा जरूरी है कि पार्लियामेंट के आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की पावर ज्यादा है, ये अथॉरिटी ज्यादा है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे या फ्रेमर्स थे जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया, वो ज्यादा अच्छे लीडर्स थे और ज्यादा अट्रैक्टिव लीडर्स थे, पब्लिक ज्यादा अट्रैक्ट थी उनसे, या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कंपैरिजन वाइज पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो इतने ज्यादा एमिनेंट नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि पार्लियामेंट कैसे बनाई जाए और इसकी पावर्स कौन सी हैं। और लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के थ्रू अमेंड नहीं किया जा सकता। कुछ क्वेश्चंस हमसे ऐसे पूछे जाएंगे जो मोस्ट पॉसिबल आंसर्स पर डिपेंड करेंगे। हमें शायद दो ऑप्शंस करेक्ट लगेंगे, बट दोनों में से ज्यादा बेहतर आंसर कौन सा होगा ये हमको बताना है। वैसे इस क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया है कि अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ये हायर है देन दैट ऑफ द पार्लियामेंट। अब बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये हम जानते हैं कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे दी गई है ये पावर? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट डिसीजन लेगी। क्योंकि पार्लियामेंट में कौन कौन है? तो पार्लियामेंट में एक बार समझ लो, पार्लियामेंट में है लोकसभा, मतलब कैसे बनती है एक संसद या पार्लियामेंट? तो लोकसभा, राज्यसभा और गवर्नर। ठीक, इन
गवर्नर नहीं, सॉरी, ये तो स्टेट का पार्ट हो जाएगा और ये हो जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक, तो इन तीनों को मिलाकर बनती है पार्लियामेंट। अब बताइए आप क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, आइए देखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही बताता है कि पार्लियामेंट कैसे बनाई जाएगी और उसकी पावर्स क्या क्या होंगी। तो ऐसे समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन पिताजी है और पार्लियामेंट पुत्र है, तो कभी भी ये इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट। ठीक, क्लियर हुआ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी बुक में, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनका सॉल्यूशंस है। आने वाले सेशंस में हम अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है एग्जाम में आने के लिए। ठीक, अब हम आ गए हैं ट्रू और फॉल्स पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। तो संविधान से संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमको ये बताना है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक लिखित या रिटन डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन और पावर के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन वही एग्जिस्ट करते हैं या वही रिक्वायर्ड है जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब कि रूलर इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा या गवर्नमेंट इलेक्ट होती है पीपल के द्वारा। ठीक, तो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये बोला गया है कि जहां डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आइडियल्स और वैल्यूज के साथ डील नहीं करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सिटीजन्स को एक न्यू आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो ये बताता है कि कैसे एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और फिर कैसे उस स्टेट को गवर्न किया जाए। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ राइट्स भी दे रहा है सिटीजन्स को, क्यों, ताकि गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक ना हो जाए। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं और कुछ राइट्स और पावर्स भी हैं। अब बताइए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सारा हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, ये ओरल भी हो सकता है। इसी के साथ साथ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। और अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, कैसे पावर है गवर्नमेंट की, सिर्फ ये नहीं बताता, ये पूरे कंट्री के बारे में बताता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऐसा नहीं है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे हैं, मतलब जहां पर मोनार्क थे, किंग का रूल था, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं। कहीं कहीं पर सिंगल पार्टी भी थी, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं कि अगर मोनार्की है तो कैसे चलाएंगे, इसी के साथ साथ वन सिंगल पार्टी कैसे रूल करेगी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रूल कैसे होगा। तो सिर्फ जो यहाँ पर ओनली लिखा गया है ये नहीं होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये करेक्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विद आइडियल्स एंड वैल्यूज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स और वैल्यूज नहीं है? अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी हैं, डीपीएस भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो आइडियल्स वैल्यूज तो बिल्कुल है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब अगर हम बात करें लास्ट, तो ये ट्रू है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को एक न्यू आइडेंटिटी देता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी आइडेंटिटी की बात करता है? सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक, उसके बाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक सेकेंड, ठीक, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी की भी बात कर रहा है। उसके बाद हम फंडामेंटल आइडेंटिटी भी देखते हैं और लास्ट हम देखते हैं नेशनल आइडेंटिटी। तो ये सारी आइडेंटिटी सिटीजन्स को कहाँ से मिली हुई है?
ये सारी आइडेंटिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि ये सिटीजन्स को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, कुछ नॉर्म सेट करके, कुछ बेसिक प्रिंसिपल सेट करके। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। State whether the following inferences about the making of the Indian Constitution are correct or incorrect. Give reasons to support your answer. यहाँ पर हमें बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब मेकिंग हो रही थी, जब बनाया जा रहा था, तो उससे रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं या नहीं। अगर करेक्ट हैं तो भी आपको अपना रीज़न बताना है आंसर सपोर्ट करने के लिए, और इनकरेक्ट के बेसिस पर भी। ठीक, तो सबसे पहले पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल सिंस इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल सिटीजन्स। यहाँ पे पूछा गया है या बताया गया है, अब आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे पहले तो ये बता दो। तो हम ये देखते हैं कि कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंसेस से भी थे, ठीक, और कुछ हम कहाँ से देखते हैं, प्रिंसली स्टेट से। यहाँ पे कंसल्टेशन के बेसिस पर इलेक्शन, मतलब मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यहाँ पे हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वहाँ के मेंबर्स ने कुछ पर्सन्स को भेजा था और ये बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, मतलब पूरी तरीके से सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी रेफरेंडम नहीं कहा गया है, ये हम जानते हैं, बट इसमें काफ़ी सारी पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि रेफरेंडम का मतलब तो ये हो गया कि जनमत संग्रह कराया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेफरेंडम कहीं ना कहीं तक नहीं कराया गया और बिल्कुल नहीं कराया गया, बट ये कह रहे हैं कि फिर भी पब्लिक अथॉरिटी बहुत थी। अब पब्लिक अथॉरिटी क्यों थी, क्योंकि जो लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्हें कौन मान रहा था लीडर, पब्लिक ही मान रही थी। कहीं ना कहीं तक पब्लिक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंसस और जो बैकिंग की हम बात कर रहे हैं लीडर्स की, इस वजह से लीडर सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे सिटीजन्स के बीच में, और यही कारण हुआ कि ये असेंबली में भी मेंबर्स बनते हैं। ठीक, पीपल ने क्या अडॉप्ट किया, इट एज देयर ओन बाय अबाइडिंग इट्स प्रोविजंस, और इसी प्रोविजंस से अबाइड होते हुए पीपल ने हर एक चीज़ को ओन किया, और इस बेसिस पर ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी क्या, इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन पीपल के थ्रू ही लीडर्स का रिप्रेजेंटेशन था। तो आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू एनी रेफरेंडम बट नेवरदलेस इनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। तो कुछ वर्ड्स याद कर लो जो मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, इन्हें आप नोट डाउन कर लो और इन्हें ही याद रखना, बाकी लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे। ठीक, तो कुछ आपको इस तरीके से ये वर्ड्स याद रखने हैं कि रेफरेंडम था, पब्लिक रेफरेंडम नहीं था, पब्लिक अथॉरिटी थी, पॉपुलर लीडर्स थे। तो इस तरीके से ये वर्ड्स याद रखना, स्टेटमेंट से हमें ये यूज़ करने हैं। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन सिंस देयर वाज अ जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर्स एट दैट टाइम अबाउट इट्स बेसिक फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर डिसीजंस नहीं लिए गए जब कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग हो रही थी, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ एक फ्रेमवर्क ही बना रहे थे। अब आप बताइए क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक, एक लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल थे, मतलब जो सिद्धांत थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे बहुत अलग अलग तरीके से, और जो डिफरेंसेस थे वो बहुत सारे थे। हम जानते हैं कि सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कुछ डिफरेंसेस आए हों, अदरवाइज हर एक मैटर पर डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वॉज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशन। हर एक इशू जो मॉडर्न स्टेट का फाउंडेशन रखने जा रहा था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया गया, उस इशू पर डिस्कशन किया गया और बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ। अगर फंडामेंटल राइट्स की ही बात करें तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो
कि एक जगह पावर्स प्रोवाइड की, किसे? गवर्नमेंट को। अब डिस्कशन हुआ कि यार पावर तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर से कहीं ऑटोक्रेटिक नहीं हो जाए गवर्नमेंट, तो ये कहा गया कि जो ये पावर्स हैं इन्हें लिमिट कर दिया जाए। अब बोले लिमिट कैसे करेंगे, क्या इनको जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उन्हें कम कर दे? तो बोले नहीं, एक काम करो, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दे दो। अब इन्हें फंडामेंटल राइट्स देने से क्या होगा? तो ये कहा गया कि इन फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट चाहे कोई से भी रूल बना ले, लेकिन इन्हें ट्रेसपास नहीं करेगी, इन्हें क्रॉस नहीं करेगी। तो ये पूरा डिसीजन लिया गया एक सोफिस्टिकेशन के साथ। तो ये बताया गया है कि जो मॉडर्न स्टेट का फाउंडेशन था वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया हर एक इशू, उसके बाद फिर बहुत ग्रेट सोफिस्टिकेशन के बाद फाउंडेशन रखने की बात कही गई या आधार रखने की बात कही गई। सिर्फ एक प्रोविजन था जो पास्ड हो गया बिना किसी डिबेट के, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो अभी मैंने आपको बताया। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, इसे पास कर दिया गया। बाकी हर एक मैटर पर डिस्कशन किया गया, हर एक अदर मैटर सीरियसली डिस्कस्ड हुआ और डिबेटेड था। तो अब आपको क्या लगता है कि मेजर डिसीजंस यहाँ नहीं लिए गए क्योंकि सिर्फ फ्रेमवर्क था? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मुझे तो लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मेजर डिसीजंस यहाँ पर लिए गए थे। सिर्फ फ्रेमवर्क की बात नहीं कही गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर, हर एक चीज़ के डिसीजंस लिए गए, तो ये मेजर डिसीजंस में से कुछ डिसीजंस हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, there was little originality in the constitution, for much of it was borrowed from other countries। ये कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आधे से ज़्यादा सोर्सेज जो हैं हमने बाहर से लिए हुए, अदर कंट्रीज से। अब सोर्सेज कौन से? तो जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं USA के बिल ऑफ राइट्स से, मतलब जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, चाहे पावर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उसका रिमूवल हो, इमरजेंसी हो, ये सारी चीज़ें हमने अदर कंट्रीज से बोरोड की हैं। अब बोरोड इसलिए की है कि हमें जिस कंट्री से, जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें अच्छी लगी उसे हमने हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। तो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत लिटिल ओरिजिनलिटी थी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस थे वो अदर कंट्रीज से बोरो किए गए। अब यहाँ पे हमें भावनाओं में बह के आंसर नहीं देना है, एक्सप्लेनेशन समझिए और फिर हम आंसर देखेंगे क्या है करेक्ट आंसर। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते थे, किस चीज़ से? एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से लर्न करते थे या सीखते थे। हम क्या कहते हैं कि कभी भी हेजिटेट ना हो, अगर कुछ नया सीखना है तो चाहे आप अपने छोटे से सीखें या बड़े से सीखें, सीखना कभी ना भूलिए। और ऐसा मत सोचिए कि यार मैं इस बच्चे से सीखूंगा क्या कुछ, ऐसा मत सोचिए। जो आपको अच्छा नॉलेज दे रहा है उसको गेन करते जाइए। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने किया, मतलब कि हर एक एक्सपेरिमेंट, जो हर एक एक्सपीरियंस जो अदर कंट्रीज का था, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। इट इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर वाइड लर्निंग दैट दे कुड lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand। यहाँ पे ये कहा गया है, ये एक तरीके से टेस्टामेंट था कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर आए, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने कहा जैसे मान लो कहीं फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा होगा कि देखो इस कंट्री में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो यहाँ पे सिटीजन्स के साथ बहुत ज़्यादा वायलेशन होता था हर एक चीज़ को लेकर। तो इन चीज़ों का उदाहरण देते हुए उन्होंने हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म किया। कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक प्रावधान, हर एक प्रोविजन डिफेंड किया गया। डिफेंड कैसे किया गया? मतलब उसका बचाव किया गया। अगर पूछा भी गया कि आपने संविधान में ये प्रावधान क्यों रखा, तो ये बताया गया इट सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पायरेशंस। इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए, एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए हम ये प्रावधान लाए हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्या क्या लेकर आए, तो हमने यहाँ पर लेकर आए हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी है,
फ्रीडम है, तो ये आधार बताए ना कि फ्रीडम क्यों दे रहे हैं या इक्वालिटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रॉब्लम्स है। फ्रीडम दे रहे हैं, एस्पायरेशंस फुलफिल हो सके। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर बताया कि बोरो अगर किया भी गया तो उसका रीज़न ये था कि हम सीख रहे थे चीज़ों को, और सीखने के बाद अदर कंट्रीज़ में जो हुआ वहाँ से एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस के बाद हमने ये देखा कि हमें भी अपने संविधान में ये चीज़ लागू करनी चाहिए। अब मान लीजिए आप ये कहें कि बोरो किया गया, तो बोरो ऐसे हर एक चीज़ नहीं कर ली गई है। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, देखो कंट्री है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर कॉमन प्रॉब्लम्स सब जगह हैं, और हमने देखा कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ये स्टेप्स उठाए हैं या ये प्रोविजंस रखे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उन्होंने भी यही किया। तो ये जो स्टेटमेंट है कि लिटिल ओरिजिनलिटी थी, ये इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें हर एक जो कंक्लूजन जो दिया गया एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution was made by credible leaders who commanded people's respect। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमको देने, 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कंक्लूजन्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पहले ही स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल लीडर्स के द्वारा बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं तक पीपल्स रिस्पेक्ट के द्वारा कमांड किए जा रहे थे। मतलब कमांडेड, मतलब उन्होंने कमांड की किसे, पीपल्स के रिस्पेक्ट को। पीपल बहुत भरोसा कर रहे थे, जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिस पे हमने फेथ रखा कि ये भारत का संविधान एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं, उन्हें ही हमने लीडर कंसीडर किया। तो ये जो कंक्लूजन है, इससे रिलेटेड हमको 2 स्टेटमेंट बतानी है या 2 एग्जाम्पल बताने हैं, ऐसे समझ लो। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ये बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी रेफरेंडम नहीं रहा है, मतलब जनमत संग्रह तो नहीं हुआ, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक, तो ये जो वर्डिंग है इसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरह समझ लें। रेफरेंडम नहीं था, यहाँ पर क्या था, या एक कंसेंसस और बैकिंग ऑफ लीडर्स थी। ठीक है, इसको हम लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया लीडर्स वो थे जो पॉपुलर थे, और पॉपुलर किसकी वजह से थे, तो पीपल्स की वजह से थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एमिनेंट लीडर्स थे, जिन्होंने एक तरीके से ओपिनियन और इंटरेस्ट देखा सोसाइटी का और उन्हीं के लिए वर्क किया। तो ये 2 एग्जाम्पल काफी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच अ वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कोई इसे सबवर्ट करना चाहे या कुछ अलग करना चाहे या इससे हटना भी चाहे या इसके अलावा कुछ और करना चाहे तो नहीं कर सकता, और पावर को एक लिमिटेड पावर दी गई है, उससे बाहर नहीं जा सकता, या पावर्स में लिमिटेशंस में रहते, पावर जो दी गई है उसके लिमिटेशंस में रहते हुए ही वर्क करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम जानते हैं हमारे यहाँ कैसा है, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर है। कैसी है, इसको याद रखना, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो किस तरीके से पावर है, ऐसे दी गई है। मतलब जो फ्रेमिंग हम करते हैं वो ऐसे करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक, ये कोई अपनी डिजाइन नहीं बनाई हुई है, ये इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड, वर्टिकल नहीं है, मतलब डोमिनेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले लेजिस्लेटिव फिर एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशरी। तो हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर है, कोई भी एक दूसरे पर कैसा नहीं है, मतलब कि पावर के लिए इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिपेंडेंसी के साथ काम जरूर करते हैं। ठीक, तो फ्रेगमेंटेड पावर जो है सोसाइटी में वो बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेगमेंट की गई है कि कोई भी सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी पावर है, अभी मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर है, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज
इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ठीक, ये इंश्योर करता है कि अगर एक कोई इंस्टीट्यूशन सबवर्ट करता भी है पावर को या उसका गलत फायदा उठाता है या पावर को क्रॉस करता है तो अदर उसको चेक करेंगे। मान लीजिए लेजिस्लेटिव जो वर्क कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव को पता है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जुडिशरी को। तो इस तरीके से वाइस वर्सा वाली चीजें होती हैं। कोई भी लेजिस्लेटिव अगर पावर सबवर्ट करेगा तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पता चल जाएगा, ठीक। कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है जो पावर को इंजॉय करे ओवर अदर टू ग्रुप्स। मतलब ऐसा नहीं है कि पावर लेजिस्लेटिव को ज्यादा दी गई है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नहीं दी है, सबको इक्वल पावर दी गई है, इसलिए पावर सबवर्ट नहीं हो सकती। तो दो एग्जाम्पल में हमें पहले लिखना है हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेड पावर है, और दूसरा एग्जाम्पल हमें ये बताना है कि अगर कोई एक ऑर्गन भी पावर सबवर्ट करता है तो बाकी के दो को पता चल जाएगा और वो चेक कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पायरेशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं पे फोकस करता है। हमने पढ़ा था कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं, और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो 20th सेंचुरी के टाइम पर बने। और इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। तो इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये काम किया कि पावर को एलोकेट किया, डिसीजंस कौन लेगा ये बताया, इसी के साथ साथ सिटीजन्स को कुछ राइट्स दे दिए। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस ने लोगों की आकांक्षाओं पर, आशाओं पर, होप पर भी फोकस किया। कैसे किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें ये बताना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, एक एम्पावर कर रहा है कि आप कुछ पॉजिटिव मेजर्स उठाएं या पॉजिटिव मेजर्स लें, ताकि जो सोसाइटी है उसमें एस्पायरेशंस और जो होप्स हैं लोगों की वो फुलफिल हो सके। उसके लिए हम देखते हैं जैसे कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वही बताया गया है। इसी तरीके से लिखना है, for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए बताता है गवर्नमेंट को, जो कि लीगली एनफोर्सिएबल हैं। सबसे पहले अगर लीगली एनफोर्सिएबल की बात करें तो ये हम फंडामेंटल राइट्स वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि जो DPSP है वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये लेना है कि कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स हैं जो लीगली एनफोर्सिएबल हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये भी गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि ये जब कोई स्टेप्स ले, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए वेलफेयर के लिए, तो इनमें जो प्रोविजंस हैं DPSP में वो ऐसे दिए गए हैं कि जो एस्पायरेशंस फुलफिल करते हैं पीपल की, तो गवर्नमेंट इन एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए DPSP को फॉलो करे, ठीक। तो ये दो पॉइंट हमको इसमें लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सच अ डिमार्केशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिमार्केशन ऑफ पावर जरूरी क्यों है, ये क्लियर क्यों किया जाता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन देखते हैं जिसमें हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट की पावर पर क्या लगाई जाती हैं, लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि पावर्स का सीमांकन करना जरूरी क्यों है, एक बाउंड्री बताना जरूरी क्यों है कि आपकी इतना आप लिमिटेड हैं आप अपने पावर में, इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां देना क्यों जरूरी है। और इसी के साथ साथ ये पूछा गया है अगर लिमिटेशंस नहीं होगा या एक बाउंड्री नहीं खींची जाएगी या डिमार्केशन नहीं किया जाएगा तो इसके एब्सेंस में क्या हो सकता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने के लिए क्या किया गया है, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये बताया गया है कि कहीं गवर्नमेंट आर्बिट्ररी ना हो जाए या किसी को बिना किसी रीजन के अरेस्ट ना कर ले, इस बेसिस पर हमने गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट किया है। तो इसी क्वेश्चन को के आंसर को हम कैसे लिखेंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर लिमिट करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर देता है। मतलब गवर्नमेंट की पावर कैसे लिमिट की, तो हमने देखा सिटीजन्स की पावर,
सिटीजन्स को पावर दे दी, पावर मतलब फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर दिए। तो ये मोस्ट कॉमन वे है। पूछा क्या गया है, क्यों जरूरी है क्लियर डिमार्केशन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, और इस बेसिस पर गवर्नमेंट इनको क्या नहीं कर सकती, ट्रेस पास नहीं कर सकती या वायलेशन इनका नहीं कर सकती। एग्जैक्ट कंटेंट और जो इंटरप्रिटेशन है इन राइट्स का वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में फंडामेंटल राइट बनाया गया किस बेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इसे ख़त्म करने के लिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इसके लिए हम देखेंगे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स क्या दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। तो जो राइट्स हैं उनमें हमें क्या इंटरप्रिटेट करना है, क्या कंटेंट रखना है, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स सभी जगह देखने को हमें मिलेंगे। अब वो बेसिक क्लस्टर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि सिटीजन्स को आर्बिट्रेरली या किसी भी रीजन, कोई रीजन ना हो और अरेस्ट कर लिया जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये जो बेसिक लिमिटेशन है पावर ऑफ द गवर्नमेंट पर, किसी भी कंट्री में चले जाओ आर्बिट्रेरली या बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग बात है। सिटीजन्स के पास कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं। लिबर्टी मतलब क्या होता है, अब देखो एक फ्रीडम होता है, एक लिबर्टी होता है। लिबर्टी थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है फ्रीडम से, और वो ये है कि आपके पास लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्शन, ये सब दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, मतलब आप चाहें तो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई रिलीजन को फॉलो ना करें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस, ट्रेड करने का, कंडक्ट करने का, ये सब सारी फ्रीडम दी गई हैं। तो इस बेसिस पर ये कहा गया कि राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी हैं सरकार की। अगर लिमिटेशंस हैं तो जिम्मेदारियां ये हैं कि कुछ अगर ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है जिस टाइम पे ये राइट्स रोकना पड़े, तो अथॉरिटी भी दी गई है, और वो ये दी गई है कि ये जो राइट्स हैं ये लिमिटेड हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज आ जाएं उस टाइम पे हम ये राइट्स को विड्रॉन कर सकते हैं। बिना किसी लिमिटेशन के या डिमार्केशन ऑफ गवर्नमेंट पावर अगर नहीं दिया जाए तो गवर्नमेंट आर्बिट्ररी हो सकती है, ऐसे लॉ लेकर आ सकती है जो पेटेंटली अनफेयर है, प्रोहिबिट कर सकती है पर्टिकुलर ग्रुप को कि वो अपने धर्म को फॉलो ना करें, गाना ही ना गाएं। इसलिए डिमार्केशन ऑफ पावर जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्यों लगाई जा रही है, तो ये आर्बिट्ररली एक्ट ना करें, इस वजह से डिमार्केशन किया जा रहा है। अब क्या कर सकती है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कुछ अनफेयर लॉ पास नहीं कर दे, है ना, इसलिए डिमार्केशन जरूरी है। सेकंड, प्रोहिबिट ना कर दे रिलीजन फॉलो करने के लिए, इसलिए जरूरी है। आपको गाना गाने कोई मना कर दे तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या, इसलिए यहाँ पे ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि डिमार्केशन भी ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू for a constitution to place limitations on the rulers? Can there be a constitution that gives no power to all the citizens? क्यों जरूरी है? अब देखो ये क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, एनसीईआरटी में पूछे गए, इसलिए हम डिस्कस करते जा रहे हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ठीक उसी तरीके से लिखना है जैसा पूछा गया है, कंटेंट हमेशा लगभग सेम रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब जरूरी क्यों है कि रूलर्स पर लिमिटेशन सेट करें? क्या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जो अपने नागरिकों को बिल्कुल भी पावर्स ना दे? तो इसका आंसर हमें लिखना है डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या, जहां पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन है। तो ये कहा गया है कि लिमिटेशंस पावर ऑफ द रूलर्स पर लगाई जाती हैं जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या पार्लियामेंट, तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ओरिजिन कहाँ से हुआ पार्लियामेंट का? कॉन्स्टिट्यूशन से ही। एवरीबडी इंक्लूडिंग द रूलर्स हैव टू ओबे इट। तो जो लैंड है, जो भूमि है, जो जमीन है देश की, उस पर सुप्रीम लॉ क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए चाहे नागरिक हो चाहे राजा हो, सभी को उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी रूलर्स पर तो क्या होगा? वो आर्बिट्ररी यूज कर सकता है पावर्स का या मिसयूज कर सकता है। पावर्स
कहीं ना कहीं तक करप्ट, जो भ्रष्टाचार हम देखते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी कंट्री से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है और कभी हो भी नहीं सकता है। हाँ, उसे कम किया जा सकता है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्या भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं होगा अगर हम हाँ कह दें तो। अब आप ये कहेंगे मतलब मैम भ्रष्टाचार ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इसे खत्म करने की कोशिश कितनी भी कर लें, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, इसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज भ्रष्टाचार है। जरूरी नहीं है पैसे का देना या लेना ही भ्रष्टाचार है। आप लाइन में लगे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी कोई अपने बेसिस मतलब अपनी बात कह के या अपनी पहचान बता के आगे चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो एब्सोल्यूट पावर क्या करती है, करप्ट कर देती है कहीं ना कहीं तक ऑफिस को, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करती है, हर एक पॉसिबिलिटी लेकर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट कर दे। तो जो रूलर है वो लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, पर्सनल एडवांसमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि रूलर्स पर लिमिटेशंस लगाई जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानीज, अब मान लो यहाँ पे हाँ ये पूछा गया था कि अगर नहीं होगा तो मतलब क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो बिल्कुल भी पावर ना दे अपनी सिटीजन्स को। नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड व्हेन द यूएस ऑक्यूपेशन आर्मी वाज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ जापान आफ्टर इट्स डिफीट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, जब जो यूएस की आर्मी थी वो स्टिल किसके कंट्रोल में थी, वाज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन नहीं थे कि जो मतलब एक तरीके से ये बोला गया है कि द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट हैव हैड एनी प्रोविजन दैट द यूएस गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक, मतलब यूएस गवर्नमेंट को जो प्रोविजन पसंद नहीं थे वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकते थे। क्या इस तरीके से संविधान बनाने में प्रॉब्लम्स आई होंगी और किस तरीके से इंडिया ने इसको एक्सपीरियंस किया, हमें इसका आंसर बताना है। हम आ जाते हैं आंसर पर। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जिसे लोगों ने ड्राफ्ट किया है। हमारे यहाँ पर सिटीजन्स का ही पार्टिसिपेशन था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, लीडर्स वही थे जिन्हें पीपल्स रिस्पेक्ट एक तरीके से कमांड की जा रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो सकता या इम्पोज्ड नहीं हो सकता किसी फॉरेन पावर से। अब यूएस चाहे तो प्रोविजन रखे अच्छे, नहीं चाहे तो नहीं रखे, तो इस बेसिस पर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। बहुत से स्कॉलर्स ने देखा कि जो आयरनी ऑफ द ऑक्यूपेशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल कर रही थी जापान में, लेकिन एक तरीके से थ्रू ट्रांसपेरेंटली अथॉरिटेरियन मीन्स द जापानीज, इट हैज बीन सेड, forced to be free by their American occupiers. Nonetheless, 1947 constitution was readily embraced by the Japanese people and has endured as a sound basis for Japan's post-war democracy. तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर सिर्फ सीधा मतलब हमें ये बताना है कि बहुत से स्कॉलर्स ने देखा कि किस तरीके से जो ये आयरनी ऑफ द ऑक्यूपेशन यहाँ पर जो थी, जो इंस्टॉल कर रहे थे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जापान में, बहुत ट्रांसपेरेंटली अथॉरिटेरियन मीन्स के साथ। जापान में जापानीज ये कहते थे कि फोर्स टू बी फ्री, एक तरीके से फोर्स्ड किया जा रहा है टू बी फ्री अमेरिकन ऑक्यूपायर्स के द्वारा। 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडली एम्ब्रेस्ड होता है जापानीज पीपल के द्वारा, और ये एंड्योर्ड करते हैं कि एक तरीके से जापान की पोस्ट वॉर डेमोक्रेसी ये रहेगी। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया जाए जो फोर्सफुली यूएस के द्वारा बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये देखा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जो कि बनाई गई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। जो मेंबर्स थे असेंबली में वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए, एनी कोअर्जन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमने क्या किया, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से ही किए, ब्रिटिशर्स की सुन के यहाँ पर ऐसे काम नहीं किया गया। तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, क्योंकि हमें पता था जैसे यूएस जापान को बता रहा है और जापान सुनता जा रहा है, काम कर रहा है, उस तरीके से हमें नहीं करना। ये एक्सपीरियंस हमने लिया और अपने बेसिस पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये असेंबली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत आस्क्ड हिज टीचर दिस क्वेश्चन, रजत ने अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन 50 ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है और ये आउटडेटेड बुक हो गया है, कोई भी ऐसे कंसेंट हमको नहीं लगते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, इस तरीके से टफ लैंग्वेज में लिखा गया है जो मुझे समझ नहीं आती है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इस डॉक्यूमेंट को क्यों फॉलो करूं, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूं, ऐसे समझ लो। अगर आप टीचर होते तो आप कैसे आंसर करते रजत को, आपको बताना है।
ठीक, तो आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, बाकी आप कोशिश कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। हमने सारे टॉपिक्स डिटेल्ड एनालाइज कर लिए हैं, आप काफ़ी बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं। बस क्या करना है, थोड़े से वर्डिंग अच्छे रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आउटडेटेड बुक नहीं हो सकती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, अगर टाइम टू टाइम सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कुछ चेंजेस करने हो तो हम कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। बेसिक स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो विदाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग टाइम्स, अमेंडमेंट हुए हैं टाइम टू टाइम, लेकिन कुछ रिजिड लॉ भी थे, सो दैट नो वन कैन ऑल्टर इट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब ये है कि चेंजेस तो हुए, लेकिन रिजिड लॉ ऐसे थे कि अपने इंटरेस्ट के लिए चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस तभी होंगे जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक होंगे। लैंग्वेज जो है वो इलेबोरेटिव है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वास्ट साइज है। लीगल लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं तक टफ हैं, हाउएवर ये रिटन जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत डिटेल्ड में लिखा गया है, क्लियर करता है सभी कन्फ्यूजन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इसमें, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को गवर्न करना है। कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं तक लेजिटिमेसी देता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। इस बेसिस पर ये ज़रूरी है, आउटडेटेड नहीं है, ठीक। अब क्या है, लिखने को तो आपके पास बहुत सारा है, बट हमें लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, तो इस तरीके से लिखते जाइए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको लिख लो, नोट डाउन करते जाओ, और सारे क्वेश्चंस जो हम आने वाले सेशंस में चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे, आप उसमें से मेन पॉइंट लिखते जाइए और उसके बाद उन्हें ही रिवाइज कर लीजिए। आप काफ़ी अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, प्रिविलेजेस भी दिए हैं सिटीजन्स को, बेसिक आइडियल्स भी हैं जिसमें सेक्युलरिज्म है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो और वेरियस इंस्टीट्यूशंस अच्छे से वर्क करें, स्टेबिलिटी मेंटेन करें। तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट को हमें ओबे करना चाहिए। तो जो पूछा गया था कि क्या क्यों आउटडेटेड नहीं है ये बताइए, तो हमने बताया कि चेंजेस टाइम टू टाइम होते जाते हैं। और उसके बाद ओबे क्यों किया जाए, ओबे इसलिए किया जाए क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छा बनाया है, डेमोक्रेसी भी दी गई है, वैसे तो ओबे करना ही है, बट एक बच्चे को हम कैसे समझाएंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बेसिक आइडियल्स हैं, सेक्युलरिज्म, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाएगी, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, बहुत स्मूथली वर्क करता है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए हमें इसे ओबे करना है, ओबे दिस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिस्कशन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर 3 स्पीकर्स टुक 3 डिफरेंट पोजीशंस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, इस एक्सपीरियंस पर कुछ डिस्कशंस चल रहे थे वर्किंग पर, ठीक है। उसमें ये बताया गया 3 स्पीकर्स हैं, वो 3 डिफरेंट पोजीशंस ले रहे हैं। अब इस पर हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हर्बन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सक्सीडेड इन गिविंग अस अ फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेहा यहाँ पर कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोमिसेस बनाए हैं जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हम इंश्योर करते हैं। सिंस दिस हैज़ नॉट हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फेल्ड, और अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। नाजिमा यहाँ पर कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें मतलब एक तरीके से फेलियर नहीं दिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किया है। क्या आप एग्री करते हैं इन पोजीशन से? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो भी क्यों? तो सबसे पहले हम आते हैं हर्बन पर। हर्बन के पोजीशन पर हम एग्री करते हैं। क्यों? क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फ्रेमवर्क देता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अब ये बात ये आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन ही ज़रूरी नहीं है, फॉर्मेशन के साथ साथ इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। तो पूछा गया अगर कि क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? बिल्कुल दिया। क्या हम इसे पूरी तरीके से इम्प्लाई कर पाए? तो ये बेसिस होंगे आपके कि हाँ या ना, ठीक है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो आज का जो टाइम है वो डेमोक्रेसी का है, और जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, क्योंकि पीपल वोट करते हैं कैंडिडेट्स को, और जिन्हें मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यह हम पढ़ते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में। तो एक पीआर सिस्टम है और एक ये वाला जो सिस्टम है, इसे हम इलेक्शन वाले चैप्टर में समझेंगे। और ये सभी लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के,
ये लोगों के लिए अकाउंटेबल भी हैं। अब अकाउंटेबल होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इलेक्शन फिर 5 साल बाद होंगे, और अगर आपने इस साल अच्छे से काम नहीं किया तो ये जो पावर है ना टू द पीपल, ये लोग बहुत अच्छे से आपको हटा के किसी और को वोट दे देंगे। इसलिए ये कहा गया है कि अकाउंटेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बनाया किसने है? पीपल ने। इसलिए ये कहा गया है thus they cannot be allowed to exercise the power according to their sweet will, क्योंकि to the people, for the people, by the people है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें इसलिए वोट दिया गया और उन्हें इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया क्योंकि पीपल ने उनमें फेथ किया, उनमें भरोसा किया कि ये रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे बिहाफ में काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने स्वीट विल के लिए वर्क नहीं कर सकते हैं, लोगों के लिए ही कार्य करेंगे। तो हम इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री होते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। कॉन्स्टिट्यूशन, चलो थोड़ा और है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है क्या? गवर्नमेंट कैसी होगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, क्या पावर होंगी, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में कैसे रिलेशंस होंगे, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे। सबसे बड़ा टेस्टामेंट अगर इसके सक्सेस का हम देखें तो गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडिया में वर्क कर रही है फॉर मोर देन 65 ईयर्स, जो अब 75 ईयर्स हो चुके हैं, उस कंपैरिजन में अगर हम देखें जो कंट्रीज़ ने उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस गेन की थी इंडिया के साथ साथ, वो अपनी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रूल नहीं सेटअप कर पाए हैं। मतलब कहने का ये है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो काफ़ी और कंट्रीज़ थी, उन्हें भी उस टाइम पर इंडिपेंडेंस मिली या उस टाइम पीरियड में मिली, लेकिन ये देखा गया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आज भी काफ़ी इफेक्टिव है और हम उसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कंपेयर अगर हम करें अदर कंट्रीज़ से, तो उन कंट्रीज़ में, बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने राष्ट्र में डेमोक्रेटिक रूल या जो लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं कर पाई हैं आज भी। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो बिल्कुल स्थापित कर पाई हैं। तो हम हर्बन की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। अब नेक्स्ट जो नेहा ने बोला था, तो नेहा की स्टेटमेंट पर हम आते हैं। नेहा ने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे प्रोमिसेस बनाए हैं, सोलेम प्रोमिसेस हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, और अगर ये नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड हो गया है। तो ये कहा गया है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं नेहा की पोजीशन से, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने सोलेम प्रोमिसेस बनाए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, तो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एम्स हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ सोसाइटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो हम थोड़े से ही टाइम में हर एक चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकते। फुलफिल करने की पॉसिबिलिटी पूरी है, बट हम इसमें कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स, और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंक्लूड भी किया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सिंपल थिंग नहीं है कि इतनी आसानी चीज़ नहीं है कि समानता को तुरंत अचीव कर लिया जाए। आप अपने बेसिस पर सोचेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट पूरे इंडिया के अगर हम लेवल पर देखें, वाइड लेवल पर, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि बहुत कम टाइम में इसे अचीव कर लिया जाए। डेवलप्ड नेशंस भी अगर जो हैं, जो विकसित हो चुके हैं, वहाँ भी परफेक्ट लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी नहीं है। हमारा नेशन एक डेवलपमेंट की स्टेज में है अदर नेशंस के कंपेयर्ड में, जो कि इंडिपेंडेंस एक तरीके से जिन्हें मिल गई है 200 साल पहले। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंडीशंस बताता है जो ये एस्पायर और जो सोसाइटी के एक तरीके से एम्स हैं उन्हें हम सोच सकें, रियलाइजेशन हो सके, इस चीज़ को बताता है। ठीक, और जो नाजिमा है वो नाजिमा की पोजीशन से हम एग्रीड होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बिल्कुल नहीं फेल किया है, हमने उसे फेल किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। इफेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए। हाउएवर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ऐसा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं तक अपने इंटरेस्ट के कारण, और इस वजह से यहाँ पे पूरा जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और नागरिकों की कल्याण की बात कही गई है, नेशन के वेलफेयर की बात हम जो कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस जगह पर अपना फ़ायदा देखते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं तक हम फेल हुए हैं, ना कि मतलब हमने फेल किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फेल नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या नहीं किया है, हमको फेल नहीं किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फेल किया है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
और फिर हम उन चैप्टर्स के भी देखेंगे सॉल्यूशन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।